हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 13 है यहाँ पे उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 13 है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, एक पौधे को बाहर से देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वह C3 है अथवा C4? कैसे और क्यों? ठीक है, तो इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे पौधे जो शुष्क यानी कि ट्रॉपिकल क्षेत्रों के लिए अनुकूलित होते हैं उनमें C4 पद पाया जाता है, अन्यथा C3 तथा C4 पौधों में बाह्य आकारिकी लगभग समान होती है। प्रश्न संख्या 2 है, एक पौधे की आंतरिक संरचना को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि वह C3 है अथवा C4? उत्तर हो जाएगा और आगे है वर्णन करें। तो वर्णन भी करना है। तो इसका उत्तर आप लोग देख सकते हैं, पत्तियों की आंतरिक संरचना को देखकर C3 तथा C4 पौधों को पहचाना जा सकता है। C4 पौधों की पत्तियों की शारीरिकी क्रॉन्ज प्रकार की होती है। जर्मन भाषा में क्रॉन्ज शब्द का तात्पर्य माला या छल्ला है। पत्तियों के पर्णमध्योतक को इंग्लिश में कहते हैं मीसोफिल। में खम्भ उत्तक यानी कि पेलिसेड टिश्यू नहीं होता। संवहन बंडल के चारों ओर गोल मृदुतक कोशिकाएं परतों के रूप में व्यवस्थित होती है। पत्तियों के संवहन बंडल के चारों ओर पूला छद यानी कि बंडल सतह होता है। ये कोशिकाएं बड़ी होती है। आगे की बात करें हम लोग तो पूला छद की कोशिकाओं में हरित लवक बड़े होते हैं तथा उनमें ग्रैना कम विकसित होते हैं अथवा अनुपस्थित होते हैं, जबकि पर्णमध्योतक कोशिकाओं में हरित लवक छोटे होते हैं, इनमें ग्रैना विकसित होते हैं। अतः C4 पौधों की पत्तियों में द्विरूपी हरित लवक, ठीक है, यानी कि डिमोग्राफिक क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वर्णक तंत्र दूसरा का अभाव होता है। C3 पौधों की पत्तियों की शारीरिकी क्रांज पर की नहीं होती। इसकी पत्तियों में पर्णमध्योतक में खम्भ उत्तक पाया जाता है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण तंत्र में दोनों वर्णक तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 है। हालांकि C4 पौधों में बहुत कम कोशिकाएं जैव संश्लेषण केल्विन पथ को वहन करते हैं, फिर भी वे उच्च उत्पादकता वाले होते हैं। क्या इस पर चर्चा कर सकते हो कि ऐसा क्यों है? तो हम लोग उत्तर में चर्चा कर देंगे। C4 पौधों में दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। मीसोफिल का क्लोरोप्लास्ट CO2 वातावरण से लेता है। यह बहुत कम CO2 सांद्रता को भी आसानी से अवशोषित कर सकता है। यहाँ तक कि जब रंध्र लगभग बंद होते हैं तब भी CO2 का अवशोषण कर सकता है। ठीक है, अवशोषण कर सकता है। अतः CO2 की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है, अतः इसलिए इनकी उत्पादकता उच्च होती है। प्रश्न संख्या 4 अब आ चुका है। रूबिस्को एक एंजाइम है जो कार्बोक्सिलेस और ऑक्सीजिनेस के रूप में काम करता है। आप ऐसा क्यों मानते हैं कि C4 पौधों में रूबिस्को अधिक मात्रा में कार्बोक्सिलेशन करता है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे केल्विन चक्र में CO2 ग्राही RUBP से क्रिया करके 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी कि PGA के 2 अणु बनाता है। यह क्रिया रूबिस्को के द्वारा 3 उत्प्रेरित होती है। ठीक है, रूबिस्को के द्वारा उत्प्रेरित होती है। उत्प्रेरित लिखा हुआ है RUBP प्लस CO2 प्लस H2O एरो 2 3PGA। बात करें रूबिस्को तो संसार में सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में
पाया जाने वाला प्रोटीन यानी कि एंजाइम है। ठीक है, यह O2 तथा CO2 दोनों से बंधित हो सकता है। रुबिस्को में O2 की अपेक्षा CO2 के लिए अधिक बंधुता होती है, लेकिन आबंधता O2 तथा CO2 की सापेक्ष सांद्रता पर निर्भर करती है। आगे की बात करें, C3 पौधों में कुछ O2 रुबिस्को से बंधित हो जाने के कारण CO2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है, क्योंकि रुबिस्को O2 से बंधित होकर फास्फोग्लाइकोलेट अणु बनाता है। इस प्रक्रम को प्रकाश श्वसन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश श्वसन के कारण शर्करा नहीं बनती और न ही ऊर्जा ATP के रूप में संचित होती है। बात करें आगे की, तो C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता। C4 पौधों में पर्णमध्योता का मौलिक अम्ल पूला छद्म में टूटकर पायरुविक अम्ल तथा CO2 बनाता है। इसके फलस्वरूप CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है और रिबिस्को एक कार्बोक्सिलेज के रूप में ही कार्य करता है। इसके फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ जाती है। यहाँ रुबिस्को ऑक्सीजिनेस का कार्य नहीं करता। प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पे। मान लीजिए यहाँ पर क्लोरोफिल बी की उच्च सांद्रता युक्त मगर क्लोरोफिल ए की कमी वाले पेड़ थे। क्या ये प्रकाश संश्लेषण करते होंगे? तब पौधों में क्लोरोफिल बी क्यों होता है और फिर दूसरे गौण वर्णकों की क्या ज़रूरत है? तो उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल बी ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीन सहायक वर्णक होते हैं। ये प्रकाश को अवशोषित करके ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये वर्णक प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाली उपयोगी तरंगदैर्घ्य के क्षेत्र को बढ़ाने का कार्य करते हैं और क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य वर्णक है, अतः क्लोरोफिल ए की कमी वाले पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। प्रश्न संख्या 6 आता है यहाँ पे। यदि पत्ती को अंधेरे में रख दिया गया हो तो उसका रंग क्रमशः पीला एवं हरा पीला हो जाता है। कौन से वर्णक आपकी सोच में अधिक स्थायी है? तो उत्तर हो जाएगा इसका पौधे के हरे भागों में हरित लवक पाया जाता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। हरित लवक की उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण करते हैं। पौधे के अप्रकाशिक भागों में अवर्णी लवक पाया जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में अवर्णी लवक हरित लवक में बदल जाता है। आगे की बात करें तो हरित लवक की ग्रैना पटलिकाओं में पर्णहरित यानी कि कैरोटीनॉइड पाए जाते हैं। कैरोटीनॉइड्स दो प्रकार के होता है, जैसे कि ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीन। ये क्रमशः पीले एवं नारंगी वर्णक होते हैं। पर्णहरित निर्माण के लिए प्रकाश की उपस्थिति आवश्यक होती है। प्रकाश का अवशोषण या प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करने का कार्य मुख्य रूप से पर्णहरित करता है। पौधों को अंधकार में रख देने पर प्रकाश संश्लेषण क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। पौधे में संचित भोज्य पदार्थ समाप्त हो जाते हैं, तो इसके फलस्वरूप पत्तियों में पाए जाने वाले पर्णहरित का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसके फलस्वरूप पत्तियां कैरोटीनॉइड्स के कारण पीली या हरी पीली दिखाई देने लगती है। कैरोटीनॉइड्स पर्णहरित की तुलना में अधिक अस्थायी होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है। एक ही पौधे की पत्ती का छाया वाला यानी कि उल्टा भाग देखें और उसके चमक वाले सीधे भाग से तुलना करें, अथवा गमले में लगे धूप में रखे हुए तथा छाया में रखे हुए पौधों के बीच की तुलना करें। कौन सा गहरे हरे रंग का होता है और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा, जब हम पत्ती की पृष्ठ सतह को देखते हैं तो यह अधर तल की अपेक्षा अधिक गहरे रंग की और चमकीली दिखाई देती है। इसी प्रकार धूप में रखे हुए गमले की पत्तियां छाया में रखे हुए गमले की पत्तियों की अपेक्षा अधिक गहरे रंग की और चमकीली प्रतीत होती है। इसका कारण यह है कि पृष्ठतल पर अधिचर्म के नीचे खंभ उत्तक पाया जाता है। खंभ उत्तक में हरित लवक अधिक मात्रा में पाया जाता है। खंभ उत्तक प्रकाश संश्लेषण के लिए
विशिष्टीकृत कोशिकाएं होती है। धूप में रखे गमले की पत्तियां छाया में रखे गमले की अपेक्षा अधिक गहरे रंग की प्रतीत होती है। पत्तियों के अधिक गहरे रंग का होने का मुख्य कारण कोशिकाओं में पर्णहरित की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि पर्णहरित निर्माण के लिए प्रकाश एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके अतिरिक्त प्रकाश संश्लेषण के कारण पृष्ठ सतह की कोशिकाओं में अधिक स्टॉर्च का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 8 आता है यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषण की दर पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है। चित्र दिया गया है 13.10 ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये ग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक में भी देखने को मिल जाएगा। तो प्रश्न पे हम लोग आते हैं। है वक्र के किस बिंदु अथवा बिंदुओं पर क, ख अथवा ग प्रकाश एक नियामक कारक है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। पहले ये देख लेते हैं चित्र 13.10। ये है प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण के प्रति दर पर प्रभाव का ग्राफ। ठीक है, उत्तर हो जाएगा प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की तीव्रता प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करती है। उच्च प्रकाश तीव्रता प्रकाश नियामक कारक नहीं होता, क्योंकि अन्य कारक सीमित हो जाते हैं। कम प्रकाश तीव्रता पर प्रकाश एक नियामक कारक क बिंदु पर होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग ब की ओर चलते हैं। क बिंदु पर नियामक कारक कौन से हैं? उत्तर हो जाएगा क बिंदु पर नियामक कारक प्रकाश है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन यहाँ पे स आता है। वक्र में ग और घ क्या निरूपित करता है? उत्तर हो जाएगा वक्र में ग बिंदु प्रकाश संतृप्तता को प्रदर्शित करता है। इस बिंदु पर प्रकाश तीव्रता बढ़ने पर भी प्रकाश संश्लेषण की दर नहीं बढ़ती। घ बिंदु यह निरूपित करता है कि प्रकाश तीव्रता इस बिंदु पर सीमा कारक हो सकता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नांकित में तुलना करें C3 एवं C4 पथ। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे C3 तथा C4 पथ में अंतर निम्न है। यहाँ पर क्रम संख्या 1 2 3 4 लिख देंगे, इधर C3 पथ इधर C4 पथ। तो आइए हम लोग अंतर देखते हैं। CO2 का स्थिरीकरण एक बार होता है और C4 पथ में CO2 का स्थिरीकरण 2 बार होता है। पर्णमध्योतक तथा पूलाछद कोशिकाओं में क्रमशः ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल तथा 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। ठीक है, और बात करें सेकेंड अंतर की, तो CO2 ग्राही का कार्य RUBP करता है और इसमें PEP फास्फोइनोलपाइरुबिक अम्ल CO2 ग्राही का कार्य करता है। 3 है CO2 स्थिरीकारक के फलस्वरूप बनने वाला प्रथम पदार्थ 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। यह 3 कार्बन यौगिक हैं। ठीक है, और इसकी बात करें तो CO2 स्थिरीकरण के फलस्वरूप बनने वाला प्रथम पदार्थ ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल होता है। यह 4 कार्बन यौगिक है। आगे का अंतर यहाँ पे है, ये वायुमंडल से अपेक्षाकृत कम CO2 ग्रहण करते हैं। यहाँ पे है ये वायुमंडल से अधिक CO2 ग्रहण करते हैं। 5 अंतर है, संतुलन तीव्रता बिंदु CO2 की अधिक सांद्रता 500 से 100 ppm पर होता है और इधर संतुलन तीव्रता बिंदु CO2 की कम सांद्रता 0 से 10 ppm पर होता है। ठीक है, 6 है, यहाँ पे 6 अंतर है। इसके लिए उपयुक्तता 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके लिए उपयुक्त 30 से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 7 है, यहाँ पे इनमें प्रकाश शोषण होता है और फास्फोग्लाइकोलेट बनता है। ठीक है, और इसकी बात करें 8 है, O2 प्रकाश संश्लेषण के लिए अवरोधक का कार्य करता है फास्फोग्लाइकोलेट बनने के कारण। इसमें O2 का प्रकाश संश्लेषण पर अवरोधक प्रभाव नहीं होता प्रकाश शोषण के न होने से। ठीक है, 9 है, यहाँ पे इसमें एंजाइम रुबिस्को यानी कि RUBISCO होता है। इसमें एंजाइम पेप कार्बोक्सिलेज होता है। 10 है, उत्पादकता कम होती है और इसमें उत्पादकता अधिक होती है। उदाहरण में हो जाएगा आलू टमाटर और इसमें उदाहरण में हो जाएगा मक्का घास चौलाई आदि। तो हम लोग बात कर रहे थे इसमें
इसमें क्या कहता है C3 एवं C4 पथ की। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। आगे यहाँ पे ब है चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसमें अंतर आपको करना है। तो चक्रीय तथा अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में अंतर, तो क्रम संख्या इधर दिया गया है, इधर दिया गया है चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन, इधर अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो पहला अंतर है ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं होता, इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। सेकेंड अंतर है जल का उपयोग जल विघटन नहीं होता है, और इसमें जल का उपयोग जल विघटन होता है। ठीक है, थर्ड है अंतर, इसमें केवल प्रकाश प्रक्रम ही होता है, और इसमें प्रकाश प्रक्रम प्रथम तथा द्वितीय दोनों होते हैं। फोर है NADP.H2 का निर्माण नहीं होता, केवल ATP का ही निर्माण होता है। इधर NADP.H2 तथा ATP का संश्लेषण होता है। ठीक है, पांचवा अंतर है P700 अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, और इधर NADP अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। सिक्स है यहाँ पे फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन के साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम 7 पर आने से ऊर्जा मुक्त ATP में संचित होती है। इधर प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन के साइटोक्रोम B6 और B6 से साइटोक्रोम F पर आने से मुक्त ऊर्जा ATP में संचित होती है। सेवन अंतर है उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला वर्णक P700 प्रकार का क्लोरोफिल A होता है, और इधर उत्तेजित होकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला वर्णक P673 प्रकार का क्लोरोफिल A होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कोई 5 अंतर लिख सकते हैं। है C3 एवं C4 पादपों की पत्ती की शारीरिकी। तो इसमें अंतर करना है, तो उत्तर हो जाएगा C3 तथा C4 पादपों की पत्ती की शारीरिकी में अंतर। इधर क्रम संख्या है, इधर अंतर है C3 पौधों की पत्ती की शारीरिकी, और इधर है C4 पौधों की पत्ती की शारीरिकी। ठीक है, तो आइए इसमें हम लोग अंतर देखते हैं। ठीक है, पहला अंतर है C3 पौधे सभी प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं, और इधर C4 पौधे उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। पत्तियों में क्रॉन्च शारीरिकी पाई जाती है। सेकेंड अंतर है पत्तियों में क्रॉन्च यानी कि शारीरिकी नहीं पाई जाती, इधर पत्तियों में क्रॉन्च यानी कि शारीरिकी पाई जाती है। थ्री अंतर है यहाँ पे पर्ण मध्योतक सामान्यतः कम उत्तक तथा स्पंजी मृदुतक में भिन्नता होता है, और इसमें है पर्ण मध्योतक सामान्यतः भिन्नित नहीं होता। फोर है संवहन बंडल चारों ओर से हरित लवक रहित मृदुतकीय पूलाछद से घिरा होता है, और इसमें संवहन बंडल चारों ओर से हरित लवक युक्त मृदुतकीय पूलाछद से घिरा होता है। 5 नंबर है हरित लवक एक ही प्रकार के होते हैं, छोटे ग्रहणा तथा स्पष्ट अस्ट्रोमा दोनों प्रकार के वर्णक तंत्र 1+2 उपस्थित होते हैं। और इधर बात करें हम लोग हरित लवक 2 प्रकार के होते हैं। पर्ण मध्योतक की कोशिकाओं में सामान्य हरित लवक C3 पौधों के समान, किंतु पूलाछद कोशिकाओं में बड़े आकार के ग्रहणा विहीन हरित लवक पाए जाते हैं। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के साथ। VVI क्वेश्चन भी इसका अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल तैयारी एग्जाम की 11th ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF नोट्स और वीडियो लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।